1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिलाकर रख दी थी। एक ऐसी घटना जिसे कुछ लोग सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं तो कुछ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो आखिर सच क्या था? चलिए आज हम 1857 के इस महाविद्रोह की परतें खोलते हैं और इसके हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक अफवाह से। बात एक नए हथियार की थी, एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक अफवाह इतने बड़े विद्रोह को जन्म दे सकती थी, या फिर ये उस बारूद के ढेर में सिर्फ एक चिंगारी थी जो पिछले 100 सालों के ब्रिटिश राज में धीरे धीरे जमा हो रहा था। तो आज के इस सफर में हम कहां-कहां चलेंगे? सबसे पहले हम उस बारूद के ढेर को समझेंगे, मतलब विद्रोह के असली कारण क्या थे। फिर हम देखेंगे कि ये चिंगारी कैसे पूरे उत्तर भारत में फैली। इसमें हम खास तौर पर बिहार के वीर पराक्रम और 80 साल के महानायक कुंवर सिंह की कहानी पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि अंग्रेजी साम्राज्य ने पलटवार कैसे किया और इसके नतीजे क्या हुए। और आखिर में हम इस बड़ी बहस पर गौर करेंगे कि भाई इसे विद्रोह कहें, युद्ध कहें या फिर सिर्फ एक सिपाही बगावत। तो चलिए सबसे पहले उन गहराइयों में उतरते हैं जहां इस विद्रोह की असली जड़ें थी। वो कारतूस, वो तो बस एक तात्कालिक कारण था। असली वजह तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लगभग 100 साल की नीतियों में छिपी हुई थी। देखिए, इस विद्रोह की जड़ें ना बहुत गहरी थीं, जिन्हें हम 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। 1, आर्थिक कारण, यानी पैसे, जमीन और रोजी रोटी से जुड़ी शिकायतें। 2, राजनीतिक, यानी राजाओं और नवाबों से जो उनकी सत्ता छीनी जा रही थी। 3, सामाजिक धार्मिक, मतलब लोगों को लग रहा था कि उनके रीति रिवाजों और धर्म पर हमला हो रहा है। और आखिर में सैन्य कारण, जो खुद सिपाहियों के अंदर ही पनप रहे थे। ये चारों मिलकर एक ऐसा विस्फोटक मिक्सचर बन चुके थे जिसे बस एक चिंगारी का इंतजार था। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक कारणों की। कंपनी की नीतियों ने ना भारत की अर्थव्यवस्था की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। उन्होंने जमीन पर ऐसे ऐसे नए टैक्स सिस्टम लागू किए कि किसान अपनी ही जमीन पर कर्जदार बन गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता सामान भारत के बाजारों में इतना भर गया कि हमारे कारीगरों, हमारे बुनकरों का काम धंधा ही चौपट हो गया। और इसका नतीजा, भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड की ओर बह रहा था और भारत में गरीबी और भुखमरी फैल रही थी। अब आते हैं राजनीतिक मोर्चे पर। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां, ये तो जैसे भारतीय राज्यों को निगलने के लिए ही बनी थी। मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो उसका राज सीधे कंपनी हड़प लेगी। झांसी, सतारा, नागपुर सब इसी के शिकार हुए। नाना साहिब जैसे शासकों की पेंशन तक बंद कर दी गई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी, जिससे भारतीय शासकों और जमींदारों में जबरदस्त गुस्सा था। और फिर बात आती है समाज और धर्म की, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला था। अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक और विधवा पुनर्विवाह जैसे कुछ सुधार जरूर किए, लेकिन उस वक्त के बहुत से भारतीयों को यह अपनी परंपराओं में सीधी दखल अंदाजी लगी। ऊपर से ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां लोगों के मन में ये डर बैठा रही थीं कि अंग्रेजों का असली मकसद तो उनका धर्म बदलवाना है। और फिर इस सुलगते हुए माहौल में गिरी वो आखिरी चिंगारी, नई एनफील्ड राइफल। इसकी कारतूसों पर लगी चर्बी की अफवाह ने सिपाहियों के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। उनके लिए ये सिर्फ एक हुक्म मानने या न मानने की बात नहीं थी, ये उनके धर्म को भ्रष्ट करने की एक सोची समझी साजिश थी। और बस यहीं से विद्रोह की वो आग भड़की जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। तो मेरठ में जो ये चिंगारी लगी थी ना, वो जंगल की आग की तरह फैली। देखते ही देखते इसने उत्तर और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए इस आग के रास्ते पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे और वो कौन से हीरो थे जो इस लड़ाई की मशाल थामे हुए थे। जरा इस नक्शे को देखिए, ये विद्रोह की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। ये किसी एक जगह की घटना बिल्कुल नहीं थी। देखिए कैसे मेरठ से सिपाही दिल्ली पहुंचे और फिर ये लहर गंगा के मैदानी इलाकों में फैलते हुए कानपुर, लखनऊ, झांसी से होती हुई सीधा बिहार तक पहुंच गई।
हाँ, ये कोई पहले से बनाई गई संगठित योजना नहीं थी, लेकिन इसने एक ऐसी चेन बना दी जो दिखाती है कि अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा कितना गहरा और कितना फैला हुआ था। और हर केंद्र पर इस विद्रोह को एक चेहरा मिला, एक मजबूत लीडर। दिल्ली में विद्रोहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीक बनाया, जबकि असली मिलिट्री कमांड जनरल बख्त खां के हाथों में थी। कानपुर में नाना साहेब थे, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को भला कौन भूल सकता है। इसी कड़ी में बिहार से एक ऐसा नाम उभरा जो इस विद्रोह के शायद सबसे शानदार नायकों में से एक बना, बाबू कुंवर सिंह। अब हम अपनी कहानी का रुख उस धरती की ओर करते हैं जिसने इस महासंग्राम में बहादुरी की एक नई मिसाल कायम की, बिहार। और यहाँ हमें मिलना है इस विद्रोह के सबसे असाधारण योद्धाओं में से एक, बाबू कुंवर सिंह से। उनकी कहानी को समझे बिना 1857 का कोई भी विश्लेषण अधूरा है। खासकर अगर बीपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो ये बहुत जरूरी है। बिहार में विद्रोह की आग 12 जून को रोहिणी गांव से सुलगनी शुरू हुई थी। पटना में पीर अली जैसे लोगों ने इसे हवा दी, लेकिन असली तूफान तो तब आया जब 25 जुलाई को दानापुर के सिपाही बागी हो गए, और वो जानते थे कि उन्हें किसके पास जाना है। वे सीधे पहुंचे जगदीशपुर के 80 साल के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के पास, और बस यहीं से बिहार में इस महासंग्राम का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। बाबू कुंवर सिंह कोई साधारण नेता नहीं थे, वो एक किंवदंती थे। जरा सोचिए, लगभग 80 साल की उम्र में जब लोग आराम करते हैं, उन्होंने तलवार उठाई और अंग्रेजों को ऐसी चुनौती दी कि वे हैरान रह गए। उनका अभियान सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं था, वो रीवा, बांदा, कानपुर तक गए, विद्रोहियों को एक साथ लाते हुए। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी गुरिल्ला युद्ध, यानी छापामार लड़ाई। उन्होंने ब्रिटिश सेना को महीनों तक अपनी इस रणनीति से उलझाए रखा। तो कुंवर सिंह की असली ताकत क्या थी? सिर्फ उनकी तलवार नहीं, उनकी ताकत उनके दिमाग में थी। वो एक जबरदस्त संगठन करता थे जो अलग अलग विद्रोही गुटों को एक झंडे के नीचे ले आए। वो एक चतुर रणनीतिकार थे जो जानते थे कि दुश्मन को कब और कहाँ चोट पहुंचानी है। और सबसे बढ़कर वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल थे। उन्होंने साबित किया कि 1857 की लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं, बल्कि आम जनता की लड़ाई थी। इतनी बहादुरी, इतना बड़ा फैलाव, इसके बावजूद ये विद्रोह आखिर दबा क्यों दिया गया? ये सफल क्यों नहीं हो पाया? और इसकी असफलता के भारत पर क्या दूरगामी परिणाम हुए? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। तो ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हुआ? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें थी। सबसे पहली, कोई एक सेंट्रल लीडर या कोई एक कॉमन प्लान नहीं था। हर कोई अपने अपने इलाके में बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन एक साथ मिलकर कोई रणनीति नहीं थी। दूसरी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका। दक्षिण और पश्चिम भारत काफी हद तक इससे अलग ही रहे। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसा तेज कम्युनिकेशन सिस्टम था और एक डिसिप्लिन्ड सेना थी। और शायद सबसे दुखद बात ये थी कि कई भारतीय राजा महाराजाओं ने विद्रोहियों का साथ देने की बजाय अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह को बहुत क्रूरता से कुचल दिया गया, लेकिन इसके दमन ने भारतीय इतिहास में एक युग का अंत किया और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत की। विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन इसने भारत पर हमेशा के लिए कुछ निशान छोड़ दिए। सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म। 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के हाथ में चला गया। सेना को दोबारा से बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसी बगावत ना हो सके। और सबसे खतरनाक, अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को और भी मजबूती से लागू किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जानबूझकर दरारें पैदा की ताकि वो फिर कभी एक साथ मिलकर खड़े ना हो सके। और अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मुश्किल और सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर 1857 की इस घटना को क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ कुछ सिपाहियों का गदर था, या ये वाकई पूरे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ये एक ऐसी बहस है जो आज तक इतिहासकारों के बीच जारी है। इस सवाल पर इतिहासकारों की राय बटी हुई है। एक तरफ वीडी सावरकर जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे गर्व से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो दूसरी तरफ आरसी मजूमदार जैसे विद्वान हैं जिनका मानना था कि ये ना तो पहला था, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही ये कोई स्वतंत्रता संग्राम था। और ब्रिटिश इतिहासकार, उन्होंने तो शुरू में इसे बस एक सिपाही विद्रोह कहकर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की।
शायद इस पूरी बहस का सबसे सही निचोड़ इतिहासकार स्टेनली वॉलपर्ट के इस एक वाक्य में मिलता है। ये एक सिपाही विद्रोह से कहीं ज्यादा था, फिर भी ये स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध से बहुत कम था। सच्चाई शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें किसान, जमींदार, आम लोग सबने हिस्सा लिया। लेकिन इसे पूरी तरह से एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना भी मुश्किल है, क्योंकि उस समय एक राष्ट्र की जो आज की सोच है और एक पूरे भारत को जोड़ने वाले संगठन की कमी थी। लेकिन इसे कोई कुछ भी नाम दे, एक बात तो पक्की है, 1857 भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार विदेशी शासन के खिलाफ एक साझा गुस्से को आवाज दी। भले ही ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आज़ादी के उस पेड़ का बीज बो दिया जो 90 साल बाद एक सच्चाई बनने वाला था। इसने राष्ट्रवाद की उस भावना को जगाया जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। तो आखिर में सवाल फिर वही है, 1857 क्या था? एक सिपाही बगावत जो एक बड़े जन विद्रोह में बदल गई, या भारत की आज़ादी के लिए पहली सच्ची लड़ाई, एक दुखद अंत या एक गौरवशाली शुरुआत? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन एक बात निर्विवाद है, यह उस लंबी और कठिन यात्रा का एक बेहद ज़रूरी पहला कदम था जिसकी मंजिल आज़ाद भारत थी।